This is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So today is starting with the chapter number 4, Measurement of National Income. ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रीवियस चैप्टर्स यूट्यूब पे है उन सभी चैप्टर्स को आप पहले देखना, उसी के बाद ये वीडियो स्टार्ट करना, बिकॉज अगर वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आज वाला चैप्टर क्लियरली नहीं समझ आएगा. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है? NNP@FC. तो NNP@FC हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कैलकुलेट किया है, लेकिन वो हमने किस तरीके से किया है कि हमें अगर GDP@MP दिया है तो उसमें हमें पता है कि क्या प्लस माइनस करना है जिससे NNP@FC आएगा. ठीक है, GDP@FC दिया है तो उससे हमने NNP@FC निकाला है. NDP@FC से हमने NNP@FC निकाला है. मतलब हमने बहुत सारे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए हैं जिससे हमने NNP@FC कैलकुलेट किया है. राइट. आज वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम बेस से स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से अगर हम कैलकुलेट करें तो किस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. मतलब अगर हमारे पास GDP भी नहीं दिया हुआ या NDP नहीं दिया हुआ तो हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट जो करती है वो कैलकुलेशन का काम है CSO का, दैट इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब सबसे पहले क्या होता है नेशनल इनकम का मतलब, हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं. इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कुछ मेहनत करके कमाई गई हो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम. राइट. तो क्या ऐसी इनकम है कि जो मेहनत के बिना कमाई जाती है? यस. जैसे हमने देखा था स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप क्या होती है? जो स्टूडेंट्स या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस देती है, जो ट्रांसफ़र करती है, जिसमें कोई मेहनत नहीं की जाती और खाली जो मनी है वो ट्रांसफ़र होता है. ऐसे इनकम को बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम. लेकिन नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एक फैक्टर इनकम है विच इज़ अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. तो दो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट. जो भी इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है उसको कहते हैं नेशनल इनकम. अब ये ऐसा है कि ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो विद इन द कंट्री भी अर्न कर सकता है और आउटसाइड द कंट्री भी अर्न कर सकता है, क्योंकि ये नेशनल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसको इंडिया के अंदर ही वो इनकम अर्न करनी है. बस वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए और फैक्टर इनकम होनी चाहिए. फिर वो इंडिया के अंदर अर्न करे या आउटसाइड इंडिया अर्न करे वो मैटर नहीं करता. जितनी भी नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट की टोटल इनकम होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा. ये हो गया नेशनल इनकम. और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द कंट्री अर्न करता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. इट रिफर्स टू द इनकम अर्नड इनसाइड द कंट्री. इनसाइड मतलब इन, अर्नड इन द कंट्री. कोई भी इनकम जो एक कंट्री के अंदर अर्न की जाती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? जो बाहर एक रेसिडेंट जो बाहर से इनकम अर्न करके लेकर आ रहा है, NFIA जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया जाता है तो हमारी बन जाती है नेशनल इनकम. इतना ही नहीं है, ये रहा डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज़ इक्वल्स टू नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है नेशनल इनकम. अब अगर हमें ये जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से नहीं, हमें पूरी स्टार्टिंग से कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए 3 मेथड दिए गए हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. आज हम देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ कि कितनी वैल्यू ऐड की जा रही है हर प्रोडक्शन में. वैल्यू एडेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है. यहाँ पे क्या लिखा है? वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. इनकम हमें पता है कि सारी इनकम को अगर ऐड कर लिया जाएगा तब हमारा नेशनल इनकम आएगा. एक्सपेंडिचर मतलब पूरी नेशन के एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो तब भी हमारा नेशनल इनकम आएगा. और वैल्यू एडेड मतलब कि प्रोडक्शन में, हर फेज़ ऑफ प्रोडक्शन में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उनको ऐड करेंगे तब नेशनल इनकम आएगा. इन तीनों से आंसर हमेशा सेम ही आना है.
वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस है उसकी जो वैल्यू एडेड है उसको ऐड किया जा रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ एक आटा है, ब्रेड, आटे से ब्रेड बन रही है और ब्रेड से केक बन रहा है। ये तीनों जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो प्रोडक्शन वाले हैं, वो अलग अलग है। तो फर्स्ट वाले ने क्या किया, आटा परचेज़ किया, ठीक है, उसमें 200 का वैल्यू एडिशन किया और 700 उसका टोटल इंटरमीडिएट गुड आया। ये 700 आटे वाले ने ब्रेड को बेच दिया। ब्रेड में 100 का कुछ इनपुट वैल्यू एडिशन किया, 800 का फिर केक वाले को बेच दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हर प्रोडक्शन फेज़ में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आटे वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 200, ब्रेड वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100, और केक ने तो क्या किया, डायरेक्टली कंज्यूमर को सोल्ड कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि टोटल जितना भी वैल्यू एडिशन करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। एट एवरी फेज सर्टेन वैल्यू इज एडेड एंड द एडेड वैल्यू इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर कितना हुआ, 200 ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर कैलकुलेट किया जाए तो 200 प्लस 100 ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ 300। ये तो बहुत ही छोटे टर्म्स में, इसीलिए इसके लिए एक अलग फॉर्मूला दे दिया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आटे वाले के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ 500, आटे वाले ने वैल्यू एडिशन किया 200। ब्रेड वाले ने 700 इससे ख़रीदा आटे वाले से, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ 700, वैल्यू एडिशन हुआ 100, और केक का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 100। तो अगर हम इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 800, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ, 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एडेड आ गया 300, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा हुआ, ये वाला, जो फर्स्ट वाले ने जो परचेज़ किया वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 800 माइनस 500, अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा 500। तो 800 माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 800 माइनस 500 हमारा आ गया 300। अगर हम इसको वैसे भी देखें तो 200 प्लस 100 करेंगे तो भी हमारा 300 ही आएगा, राइट। तो हम इससे चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में फॉर्मूला है वो यही रहेगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड को हम जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीवीए एट एमपी कहो या जीडीपी एट एमपी कहो तो दोनों एक ही है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे जीडीपी एट एमपी ही यूज़ करेंगे। हम जीडीपी एट एमपी के साथ काफ़ी फेमिलियर भी है और उसी की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये हम आगे वापस से देखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी तक हमने क्या देखा, ये वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कमिंग टू नेक्स्ट, अब यहाँ पर जीडीपी एट एमपी हमारा आ गया। हमने खुद से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया है, राइट। सारे जितने भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उनमें से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो हमने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया। अब इस जीडीपी एट एमपी से हम जाएंगे नेशनल इनकम पे, जो कि हम पहले वाले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। सो जीडीपी एट एमपी, यहाँ पे देखो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी स्टेप्स में आओ, पहले ये वाली चीज़ हम फिर कंसिडर करेंगे। जीडीपी एट एमपी, तो जितने भी हमारे सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों के वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस कर देंगे, तीनों के जीवीए एट एमपी, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा जीडीपी एट एमपी। कोई भी टेंशन की बात नहीं है,
ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी है वो एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्राइमरी का जो ग्रॉस वैल्यू है वो इतना है, या फिर प्राइमरी का तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया रहेगा। सपोज़ प्राइमरी सेक्टर लेते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया रहेगा। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ गया GV8 MP फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। अगेन यहाँ पे सेकेंडरी सर्विसेज का भी तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया रहेगा। दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे GVA8 MP फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर। टर्जरी में भी हम यही करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारे पास टर्जरी का भी GV8 MP आ जाएगा। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा GDP8 MP। तो यहाँ पे अभी हमें मिल गया GDP8 MP। अब हमें GDP8 MP से जाना है NNP@FC, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। नहीं आता तो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, GDP8 MP से हमें जाना है NNP@FC। ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA प्लस NFIA। MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस NIT, राइट। तो यहाँ पे देखो यही किया गया है। GDP8 MP में से ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए हमने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA किया, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT किया, तो हमारा आ गया NNP@FC। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ कंसीडर करेंगे, कुछ चीज़ ध्यान रखेंगे कि अब ये इतना इजी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब हो सकता है कि तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली दे दे, या फिर तुम्हें बोले कि, या फिर तुम्हें सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों अलग से दिया हो। अगेन क्वेश्चन में हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज़ दिया हो, या फिर सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया हो। अगर सेल्स और चेंज इन स्टॉक अलग दिया गया है तो हम इन दोनों को ऐड करके पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, राइट। सेकेंड, वैल्यू ऑफ आउटपुट एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जो भी हम टोटल सेल्स कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर टोटल सेल्स मतलब कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है, राइट। तो ये हो गया हमारा टोटल सेल्स। अगर हमें क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक के साथ दिया है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, अगर हमें एक्सपोर्ट दिया है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये दो तरीके हो गए हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। थर्ड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि जितना भी इंटरमीडिएट हर यूज़ हो रहा है, इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा है, उसके बाद उस पर वैल्यू एडेड हो रहा है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दो तरीके से आएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। मतलब अब एक तो हम हमारे कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं और एक हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, राइट। तो इम्पोर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड होगा, और एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स होता है, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं जो डाउट आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें तीनों चीज़ दे रखी है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड एक्सपोर्ट। अगेन सेल्स, चेंज इन स्टॉक और एक्सपोर्ट भी हमें दिया हुआ है, तो क्या हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे? आंसर इज़ नो, क्योंकि सेल्स का मतलब हो गया कि हमारा टोटल सेल्स। अगर डोमेस्टिक सेल्स बोले तो हम समझेंगे कि हाँ एक है डोमेस्टिक सेल, एक है एक्सपोर्ट। पर अगर क्वेश्चन में ये लोग बोलते हैं सेल्स, तो सेल्स में फिर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो हम इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें टोटल 3 चीज़ चाहिए, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकालना है हमने यहाँ पे देख लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किस तरीके से निकालना है हमने यहाँ पे देख लिया। ये आते ही वैल्यू एडेड मतलब क्या हुआ, हमारा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आते ही तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसमें हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, एनएफआई चाहिए, एनआईटी चाहिए, तो हमारा आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। ये था हमारा वैल्यू एडेड और बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इजी था। आगे इनकम और एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में वैल्यू एडेड इज़ वेरी इजी। कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें देखने पड़ेंगे कि हमें वो मिस्टेक नहीं करनी वाइल कैलकुलेटिंग एनएनपी एट एफसी फ्रॉम वैल्यू एडेड। क्या चीज़ इंक्लूड होती है और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन मतलब कि हम खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं, तो वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड होगी। लेकिन सर्विसेज अगर हम खुद को ही सर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम बाहर रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते हैं या फिर हमारे घर पे जो खाना बनता है, तो घर पे जो खाना बनता है उस सर्विस की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को कभी भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, राइट। जैसे डॉक्टर्स की सर्विस है, अगर डॉक्टर बाहर किसी को सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली वो नेशनल इनकम में ऐड होगी। पर डॉक्टर ने अपने घर में अपनी वाइफ या अपने बच्चों को अगर ट्रीट किया है तो वो भी एक तरीके से सर्विस ही दी है, पर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर सर्विस हुई है तो वो कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, राइट। पर क्यों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं, राइट, फार्मर्स पूरा वो कल्टीवेशन कर रहे हैं और खुद ही वो सारा खा रहे हैं, तो उसको उगाने के लिए जो भी क्रॉप्स वगैरह है उसको उगाने के लिए उसने सीड्स परचेज किया होगा, वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम इंक्लूड करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इंक्लूड होता है क्योंकि अगेन वो एक तरीके का गुड हो गया, तो वो इंक्लूड होता है। चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होता है, हमने यहाँ पे देखा था वैल्यू एडिशन में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को भी कंसीडर करते हैं, तो चेंज इन स्टॉक भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों, रीज़न क्या है। सपोज़ एक पर्सन है ए, उसने एक मशीन परचेज़ की और उसने फिर सेकेंड उसी मशीन को बी को दे दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, इस तरीके से जी तक वो चलता गया। अगर हम उस सेकेंड हैंड मशीन को हर बार हमारी नेशनल इनकम में ऐड करते जाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, जो कि एक्चुअल में नहीं उतनी बढ़ी है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, खाली ट्रांसफ़र ऑफ गुड हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसीलिए कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड, तो ये तो बहुत ही ईजी है, हमने यहाँ पे देखा ही है कि इंटरमीडिएट गुड तो माइनस ही होते हैं, तो इंक्लूड करने की तो बात कहाँ से ही आएगी। ये देखो इंटरमीडिएट गुड माइनस हो रहे हैं कैलकुलेट करते टाइम, यानी इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब क्या होगा अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे, कि पहले हमने ये 500 को भी इंक्लूड करेंगे, फिर 700 को भी इंक्लूड करेंगे, फिर 800 को भी इंक्लूड करेंगे, और इस 800 में तो ये सब कुछ है, सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे 700 में ये 500 इंक्लूडेड है और ये 800 में 700 इंक्लूडेड है। तो अगर मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ये तीनों लूँगी तो 500 और 700 की डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ऑफ एनी इनकम। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जो कि तुम्हारी बुक का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने वेरिएशंस किया है। 3 फेज़ है, फार्मर, मिलर और बेकर। यहाँ पे जो आउटपुट है फार्मर का वो वीट है, मिलर का फ्लावर है और बेकर का ब्रेड है। फ्लावर वीट को ये बेच रहा है 500, फ्लावर को 700 में और ब्रेड को 1000 में, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके लिए है 0 क्योंकि इसने खुद से ही वो वीट उगाया है। मिलर ने क्या किया, फार्मर ने क्या किया, ये 500 का गुड्स मिलर को बेचा,
तो मिलर के लिए क्या हुआ, ये 500 इंटरमीडिएट गुड और इसने इस 500 को बेच दिया 700 में। समझो, मिलर ने क्या किया, 500 का वीट खरीदा होगा फार्मर से और उस 500 को बेच दिया 700 में। बेकर ने क्या किया, इस 700 का फ्लावर खरीदा मिलर से और 700 को बेच दिया 1000 में। ठीक है, तो ये जो सारे हैं वो इनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ये इनके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हर स्टेज का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ, वैल्यू एडेड कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पर हुआ 500, यहाँ पर हुआ 200 और यहाँ पर हुआ 300। ये सारा क्या है, वैल्यू एडेड, दैट इज़ GVA एट MP। इन तीनों को अगर प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, GDP एट MP। अब हमें क्या करना है, GDP एट MP से नेशनल इनकम पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन NFIA और NIT दिया है। NNP कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, GDP एट MP माइनस डेप्री प्लस NFIA माइनस NIT। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा NNP एट FC, राइट। ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इसके जो भी और क्वेश्चंस है एक बार वो ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी तो पहले मैं वो लूँगी, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू इनकम मेथड।